अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। आपने इब्तदाइया देखा है, काफ़ी खबरें इसमें आज हैं। जेल भरो तहरीक शुरू हो गई है। आपने सुन लिया शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर, फॉर्मर गवर्नर पंजाब उमर चीमा, आज़म सवाती साहब, फवाद चौधरी के मुताबिक तो एजाज चौधरी साहब ने भी अरेस्ट दे दिया, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं हो रहा। पुलिस अभी तक यही कह रही है कि अभी तक हमने फॉर्मल अरेस्ट नहीं किए हुए, लेकिन पीटीआई क्लेम कर रही है कि 500 से 700 लोग अरेस्ट कर लिए हैं पुलिस ने। वो भी कंफर्म हो जाएगा। जज्बा नज़र आ रहा है, लग रहा है कि मोटिवेटेड हैं लोग और नंबर्स प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इन द मीन टाइम जो सुप्रीम कोर्ट का और रादर सुप्रीम कोर्ट के सर्टन जजेस का और पीएमएल का इख्लाफ है, वो खुल के सामने आ गया। आज तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने भी नाम ले लिया कि जी जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ये हमारे केसेस ना सुने। अताउल्लाह तारड़ जो हैं स्पेशल असिस्टेंट द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी नाम लेके पहले बात कर दी। इससे पहले ही पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन पे भी बिल्कुल डायरेक्ट तोपें खुली हुई हैं कि जी वो अपने दामाद की वजह से पार्टिजान हैं और चीज़ें करते रहे हैं, अगरचे उस पर अभी तक कोई हमें एक्शन नज़र नहीं आया कोर्ट की तरफ से। जो मुल्क की बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने कल ही अनाउंस किया था कि वो तमाम भी रेफरेंसेस फाइल करेंगे अगेंस्ट मुज़ाहिर अली नकवी साहब और के ही शुड बी रिमूव्ड। जो उनके हामी हैं या पीटीआई के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये अदलिया पे इसलिए प्रेशर डाल रहे हैं ताकि दो बड़े केसेस के फैसले ठीक हो जाएं। एक जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का मुकदमा है, इस पे जजेस प्रेशर में आ जाएं, और दूसरा कि जो नवाज शरीफ साहब की वापसी पे आने में राह हायल है, वो ये है कि जो उनकी सज़ा है वो कम अज़ कम सज़ा सस्पेंड हो जाए ताकि वो पाकिस्तान वापस आ सकें। तो ये जुडिशरी के ऊपर इसलिए मेन सारा झगड़ा चल रहा है। मीन टाइम हमने देखा कि जो गवर्नमेंट की दूसरी चीज़ें वो बड़ी अग्रेसिव होती जा रही हैं। नैब ने समन कर दिए हैं इमरान खान साहब को, और ज़्यादा जो अब बड़ी खबर बनी हुई है वो उनकी अहलिया को भी मार्च 9 के लिए और तोशा खाना के अंदर जो सारी चीज़ें आके बताएं, और सारा बाकी बातें कल भी आप सुन चुके हैं कि टीम जाएगी दुबई, फराग होगी और इन तमाम पे। तो नज़र ये आ रहा है कि बड़ा ही ये टाइट हो रहा है। थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ी लंबी एक स्पीच की ऑस्टेरिटी मेजर्स के, जी ऐसे बचत होगी, कुछ 200 बिलियन की बात कर रहे थे, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि उसमें भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और ये जब आए थे तो मुझे याद है जुलाई में पे भी एक बाकायदा इशू हुआ था ऑफिशियल मेमोरेंडम, जिसपे इसमें से काफ़ी बातें इसमें से उसमें भी थी बचत की, लेकिन जुलाई के बाद हम फरवरी में हैं, उसमें तो कुछ अमल नहीं हुआ। इन सब तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है। अदलिया से लड़ाई है, और वज़ीर आज़म ने यह भी अनाउंस कर दिया आज कि मुझे मेरी काबीना ने कहा है कि मैं ख़त लिखूँगा सदर अलवी साहब को और उनको बताऊंगा, और उनके वर्ड बड़े सख्त थे कि उन्होंने जो हरकतें जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गैर आइनी है। इन्होंने पहले भी गैर आइनी हरकत की थी जब असेंबलीज डिज़ोल्व की थी डिप्टी स्पीकर ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तो ये बाज रहे हैं इन चीज़ों से। सो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, हर किस्म का कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल एक लग रहा है कि क्रेशेंडो की तरफ जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करा दूँ। नुसरत जावेद ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, मज़हर अब्बास हमारे साथ हैं, और आज प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब से भी बात करेंगे। हम लीगल पॉइंट के लिए 2 एमिनेंट लॉयर से भी बात करेंगे, लेकिन मैं प्रोग्राम शुरू करना चाह रहा हूँ आज अरशद शरीफ से। अरशद की आज 50वीं सालगिरह है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि शहीद ज़िंदा होते हैं। अक्टूबर में अरशद की शहादत हुई, अब चौथा महीना चल पड़ा है, बल्कि अक्टूबर के एंड लगा ले तो हम चौथे महीने में हैं। कुछ इंसाफ की तवक्को नज़र नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हमें आखिरी तारीख पे था सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ भी हमने जो बातें सुनी, अगरचे चीफ जस्टिस साहब ने उसका सो मोटो लिया और चीज़ें चल रही थी, लेकिन वहाँ भी नज़र ये आ रहा था कि ये इट्स अ रन अराउंड। हमें बताया गया, वहाँ पे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग आए हुए थे, उन्होंने बताया कि जी हमें वो कॉपरेशन नहीं मिल रही कीनियन अथॉरिटीज़ से, हमें कहीं जाने नहीं दिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया। और जब फ़ॉरेन ऑफिस के लोग आए तो उनको ये कहा, उन्होंने आके अदालत में कहा कि जी वो हमारी फ्रेंडली कंट्री है, कीनिया हमारे साथ वोट करता है हर जगह, तो हम इसलिए उसको बड़े तरीके से टेंटिवली उसको हम परस्यू कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की है, क्योंकि बात हो रही थी कि अब यूएन के थ्रू क्यों नहीं जाते, तो हम इससे ज़्यादा हार्ड लाइन नहीं लेना चाहते, ऑल द यूजुअल थिंग्स। तो कोर्ट ने भी कहा आप देख लें, इसको करें। फिर कोर्ट ने हमें मुखातिब करके जर्नलिस्टों को कहा कि आप लोग भी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात करें
और उनको इन्वॉल्व करें। बात यह है कि कीनिया में जो हुआ वो कल्मिनेशन था, वो इख्तिताम था एक बात का। जो चीज़ें पाकिस्तान में बनी, साजिश पाकिस्तान में बनी, किस वजह से अरशद पे 16 मुकदमे हुए, कौन लोग थे जो उस पर मदई थे, किसके कहने पे वो मदई बने, किसके कहने पे अरशद पाकिस्तान से निकला, किसके कहने पे अरशद दुबई में था और दुबई से उसको क्यों कीनिया जाना पड़ा। पाकिस्तान का पार्ट तो कम अज़ कम इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं, उस पर भी हमें जवाब नहीं मिल रहे उन सवालात के, उस पर भी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। और जो हमें बताया जा रहा है कि जी यूएन है, अब हम तो आज भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अब यूएन में फॉर्मली पाकिस्तान गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे, बट वी नो वी आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। हम ये चाहेंगे कि कम अज़ कम जो पाकिस्तान का पार्ट है उसके अंदर तो कम अज़ कम सिंसेरिटी से इन्वेस्टिगेशन हो और ये चीज़ें नज़र आएँ। 2-3 लोगों के की लोग जो अरशद के साथ भी इन्वॉल्व थे, सब कुछ था, करीबी उसके कोलीग्स थे, उनके बयानात लिए गए, उनके बयानात साइन नहीं करवाए गए, क्योंकि उनके बकौल जो उन्होंने बयान दिए वो बयान जो अल्टीमेट उन्होंने देखा वो बयान वो नहीं है। अभी तक पावर प्लेयर्स आर एट प्ले इन दिस थिंग। देखना भी है कि क्या हम जो टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठ के सबको के इंसाफ को लड़ते हैं और इशू उठाते हैं, क्या हम अपने भाई के लिए इंसाफ ले पाएंगे? जो इस वक्त हालात हैं उसमें हौसला तो नहीं बनता, लेकिन जो भी है बहरहाल आई एम श्योर अरशद जहाँ भी है ऊपर देख रहा है, खुश है और उसको पता है इंशाल्लाह कभी ना कभी तो इंसाफ होगा। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे अरशद। शाह साहब, बड़ा दुख से बात करते हैं जब भी अरशद की बात होती है। अब शुरू तो हो गया, अब चलें लेट्स कम टू नाउ दुनियावी मामलों में आ जाते हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है। आज शुरू हो गई है तहरीक, कोर्ट्स का कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल फीवर पिच पे चला गया है। सुप्रीम कोर्ट और PMLN ऐसे आमने सामने हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब खुली हकीकत है कि ग्रुप्स बने हुए हैं, 2 आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हैं। उसकी बिना पे खुद सुप्रीम कोर्ट का अभी तक रिएक्शन नहीं डिसाइड हो सका। खबर भी आई कि जजेस पूरे बैठे एक दिन और उन्होंने फैसला, कोई कंक्लूजन नहीं रीच हो सकी। बार काउंसिल्स भी एक तरफ खड़ी हो गई हैं। ये चीज़ कहाँ जाके रुक रही है? और फिर जो खान साहब ने शुरू कर दिया अरेस्ट, कोर्टिंग अरेस्ट मूवमेंट, क्या गवर्नमेंट पर कोई प्रेशर आएगा इसका? मालिक, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे तुमसे गिला है कि आगाज़ तुमने अरशद से कर दिया है। अब जाहिर है जब अरशद का जिक्र आएगा तो मैं और तुम, जिसने उसके साथ तवील अरसा गुजारा है, बेतकल्लुफ़ी कुर्बत की दोस्ती, तो तुम ये समझते हो कि हमारा जहन जो है, वी आर नॉट ट्रेंड एक्टर्स कि हम एक बात करके तो यूँ हो जाएं, तो तुमने तो यानी जहन को तो मफलूज कर दिया। लेकिन बहरहाल जैसे कि हाँ, इसमें लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। मसला ये है भाई कि कीनिया के साथ मैं पहले दिन से जब ये वाक़या हुआ मैं कहता रहा यार कि हमारा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहिदा ही नहीं है। और इसमें अलमिया ये भी है कि उस मुआहिदे की दरख्वास्त पहले कीनिया की तरफ से आई थी। चलिए इस पर वापस आते हैं। फवाद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। हाँ चले, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो खतरा था, मैं क्या आप पकड़े तो ना गए हो भी? आपकी बारी किस दिन है वैसे? नहीं, हमारी अभी थोड़ी लेट है, हम अभी तो आए हैं, तुझे वापस भेज लो। अच्छा, क्या सिचुएशन है ऐसे बताएं? पुलिस से तो पता नहीं लग रहा अभी ऑफिशियली कितने लोग अरेस्ट हो गए। एजाज चौधरी साहब का भी आपने नाम लिया था, वो तो कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रहे, और वो तो आपकी इस पूरी चीज के इंचार्ज हैं, उनको अंदर करा दिया तो आपकी कैंपेन खराब नहीं होगी? हाँ नहीं, एजाज चौधरी साहब जो है वो नहीं गए, प्रिजन वैन तक वो नहीं जो है उनका सफर हुआ। आज जो है तकरीबन अब शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, आजम सवाती साहब, उमर चीमा समेत इस वक्त तकरीबन कोई 280 के करीब लोग जो हैं वो हमें कंफर्म हुआ है कि वो कोट लखपत जेल जो है वो पहुंच रहे हैं। और अभी देखते हैं कि बाकी जेलों में भी। तो हमारा तो ख्याल था कि आपके होने वाले पार्टी प्रेसिडेंट वो शायद पहले हरावल दस्ते में होंगे, परवेज लाई साहब। परवेज लाई साहब गुजरात से जाएंगे, तो ये तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। और जो मुकामी जब इजला की बारी आएगी, लीडरशिप आएगी, तो उसके मुताबिक जो है वो आगे जाएंगे। तो परवेज लाई साहब पे फ्रेंकली क्या जुल्म है जो अभी तक हो नहीं गया। इन जब से असेंबली टूटी है, आपको तो पता ही है उनके साथ क्या क्या हो रहा है। अच्छा ये बताएं, लोगों का ख्याल है कि ये ज़्यादा एक्सरसाइज
आपकी अपनी पार्टी के वर्कर्स को मुतहर्रिक रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो रही है अप्रैल से, वो एक एजिटेशन के बाद दूसरी में है, क्योंकि गवर्नमेंट पे तो लग रहा है कि शायद इसका कोई प्रेशर नहीं होगा। तो बेसिकली ये आप अपने काडर का खून गर्म रखने का बहाना है। गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है आप अगर जेलें भर भी देते हैं तो? ये बात वैसे आपकी ठीक है कि इतनी बेशरम और बेहया गवर्नमेंट है कि इन पे किसी चीज का कोई असर नहीं होता। और असूली तौर के ऊपर तो देखिए ना, दुनिया में अवाम की अहमियत होती है। तो लोगों का जो फैसला होते हैं, इलेक्शन इस मुल्क में हुए, ये गवर्नमेंट बुरी तरह पिटी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद एहतजाज हुआ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप भी बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब तक वायलेंस नहीं होगा, लोग निकलेंगे नहीं, इनको जाके गिरबान से पकड़ के बाहर नहीं निकालेंगे, उसके अलावा हुकूमत के ऊपर कोई चीज असर नहीं करेगी। तो अगर यही है तो अनफॉर्चुनेटली हम उधर ही जा रहे हैं, बदकिस्मती। फवाद ये बताएं, आज जो खान साहब ने बड़ी फौरन आके अच्छी असर काफ़ी ज़ायल कर दिया प्राइम मिनिस्टर की लंबे डिस्कोर्स का, और वापस उन्होंने नैरेटिव वही करप्शन वाला सारा कुछ आ गया। थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन सी लगती है। एक तरफ जब आप इतना स्ट्रॉन्ग लें स्टांस, फिर आप परवेज़ इलाही साहब कोई प्रेसिडेंट भी बना दें, जो कल तक वही बात है जो कुछ चैनल्स की तो फेवरेट लाइन है, लेकिन बहरहाल बात बनती है, कल तक वो डाकू थे, अब आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस पार्टी को हजम हो रही हैं? बिकॉज चीजें तो पार्टी ने उस वक्त सोचनी थी ना, जब हमें चीफ मिनिस्टर जब वो बने थे। जब चीफ मिनिस्टर वो बन गए, उसके बाद वो हमारे साथ रहे। आपको अच्छी तरह पता है कि उनके ऊपर क्या क्या प्रेशर्स थे। उन्होंने कितनी एस्टैब्लिशमेंट, जो बिल्कुल उनका जो एक इनका फैमिली में कभी नहीं हुआ, जो उन्होंने पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए स्टैंड लिया, जिस तरह मोनस खड़े हुए, जिस तरह से उन्होंने इस सारे में साथ दिया। और आज जो सारा मामला है वो सिर्फ इस वजह से हो सका कि हम असम्बलियां तोड़ सके, और परवेज इलाही उस वक्त साथ खड़े ना होते हम असम्बली नहीं तोड़ सकते थे। ये चीजें उस वक्त हमें करनी थी। वो तो अब सारा पास्ट हुआ, ही इज टेस्टेड, टाइम टेस्टेड। इस वक्त अगर हम उन्हें उनके साथ किए गए वादे वफा ना करें, उनको अकोमोडेट ना करें, तो इसका मतलब ये है कि हमारी इमरान खान की और पार्टी की कोई जुबान ही नहीं है, हम लोगों की कोई। तो ये पार्टी प्रेसिडेंट पैकिंग ऑर्डर में कहाँ आएगा? ये इमरान खान के बाद पार्टी प्रेसिडेंट आएंगे? कहाँ होगा पार्टी प्रेसिडेंट? ये सीनियरिटी में कहाँ पे होगा ये ओहदा? ये बेसिकली तो देखिए ना, बनता है चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है और प्रेसिडेंट, तीन ओहदे हैं ये। अच्छा ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं, ये शाह साहब आपने कोई सवाल तो नहीं करना? मज़हर, इफ यू वांट टू आस्क हिम एनीथिंग। हाँ, मैं ये फवाद ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये भी पार्टी ने डिसाइड किया है कि जो लोग अभी गए हैं और जो लोग कोर्ट अरेस्ट करेंगे वो बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे? नहीं, बेल के लिए भी अप्लाई करेंगे, वो दोबारा गिरफ्तारियां देंगे, वो इस वक्त जाएंगे। वो सिर्फ हमारी ये जो हमारी मुहिम है, ये है क्या? ये है ये कि आप, हमारे पास रास्ते ये हैं कि हम ओपनली जाएं और जाके जलसे जुलूस करें, जिनके ऊपर आंसू गैस आती है, जिनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, जिस तरह से लोगों को मारा जाता है। और दूसरी सूरत यह है कि हम अपने आप को गिरफ्तारी के लिए खुद पेश करें। आप गिरफ्तारी के लिए जब ये खुद पेश जो है हो गए हैं, उसमें यह है कि हमने जो वायलेंस है उसके सामने खुद कर दिया कि आप सिर्फ वायलेंस करना चाहते हैं, आप कर लें। और उसके बाद ये जो लीडरशिप है ये बिल्कुल बाहर आएगी, और उसके बाद दोबारा प्रोटेस्ट जो है उसमें अंदर जाएगी। लेकिन एक महीने फवाद, 1 महीने के लिए तो गए ना, 1 महीने के लिए तो MPO 3 के तहत वो आपको रख सकते हैं। 1 महीना तो कम से कम गए ये सारे। नहीं, वो तो देखते हैं ना, वो तो भी अदालतों में ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अगेन आई मस्ट रिमाइंड यू, जिस तरह से ये गद्दारी और बगावत 124 से जो है वो ये कॉलोनियल कवानीन है, ये भी कॉलोनियल कानून है, और उसको अदालतों ने इंटरप्रेट किया हुआ है। दिस इज प्रैक्टिकली अ बेलेबल ऑफेंस, और किसी ने कोई वहां पे वायलेंस नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं की है, हर जगह के ऊपर जाके प्रोटेस्ट किया है। और 144 अगर आप इलेक्शन, ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है जिसका काम इलेक्शन कराना है, उन्होंने 144 कैसे लगा दिया इस मुल्क में? अच्छा, वेरी क्विकली 2 सवाल। एक तो ये कि आज जब खान साहब बोल रहे थे तो उन्होंने अंदाज़ा आ रहा है कि शायद इसके बाद आप लॉन्ग मार्च अनाउंस कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। उन्होंने कहा मैं बैठूंगा नहीं अगर ये 90 दिन में नहीं होता। तो क्या ये ड्राइव अगर कहीं कमज़ोर हुई या कुछ हुआ तो हम फिर एक लॉन्ग मार्च देख रहे हैं?
हम जो है एक ये तहरीक अब जो है ये असल में तो देखिए बड़े सिंपल है। अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते इसका मतलब यह है कि मुल्क में फॉर्मली मार्शल लॉ है। इसका मतलब है कि आइन तो आपने उठा के बाहर फेंक दिया है, फिर आपको आइन की बहाली और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीक चलाना पड़ेगी, और जाहिर आप घरों में नहीं बैठ सकते। तो ये तहरीक जो है अगले 5-7 दिनों में वैसे ही पता चल जाना है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, और उसके बाद तो आपने जमहूरियत की बहाली और आइन की बहाली के लिए चलानी ही चलानी है, और ये यकीनन अब खत्म नहीं होगी, अब ये इससे आगे बढ़ेगी। आपका 1 मार्च तक का स्केड्यूल हमारे सामने पड़ा हुआ है। लेट्स से अगर ये गिरफ्तारियों का सिलसिला होगा तो खान साहब का कब प्लान है गिरफ्तारी देने का? ये जब इंशाल्लाह आप 1 मार्च तक वेट करें, 1 मार्च के बाद जो अगली कॉल आएगी वो आप देखेंगे, वो एक इंशाल्लाह मुल्क की कॉल होगी और इमरान खान उसको लीड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, सारे इशू के अंदर आप हमेशा बात करते हैं डायलॉग की, क्या आपका कोई इंस्टीट्यूशन के साथ अभी भी डायलॉग शुरू हुआ है या नहीं हुआ? कोई देखिए ना, अगर जहन में सिर्फ हो कि इमरान खान के, देखिए इमरान खान बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है, पीटीआई की क्या हैसियत है इमरान खान के बगैर? ये तो अजीबो गरीब जिद है, इसके ऊपर क्या जो है वो कर सकते हैं, कोई डायलॉग नहीं होना जो हालात चल। चल, बहुत शुक्रिया जी। मज़र आपने बातें सुनी, वो कह रहे हैं डायलॉग हो भी नहीं रहा, होना भी नहीं है। इमरान के साथ शायद जिद होगी इंस्टीट्यूशंस की, वो तो अपनी जगह है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि ये जो मूव की है अब, ये गिरफ्तारी को सब कुछ, गवर्नमेंट बिल्कुल परेशान नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट तो ऐसा लगता है जैसे बड़ी खुश है। देखिए मालिक, वो जब शुरू में जिस तरह शाहजी ने भी बात की, आपने भी बात की, मुझे अरशद शरीफ के केस में बहुत एक टर्निंग पॉइंट ये नज़र आता है, और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जब JIT बनाई गई, क्योंकि अगर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आप देखें, जो शुरू में 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई थी, उसकी अगर आप रिपोर्ट देखें तो मेरे नुक्ते नज़र से वो बहुत कॉम्पैक्ट रिपोर्ट है। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता कि JIT क्यों बनाई गई। उसके बाद JIT की ज़रूरत नहीं थी, माँ सिवाय इसके कि JIT जो है वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बिल्कुल बरक्स कोई रिपोर्ट दे और उसके बाद मामला, और यही मुझे लग रहा है कि शायद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड सी रिपोर्ट है, बहुत से फैक्ट्स उन्होंने ऐसे दिए हैं कि जिसकी बिना पे वो दोनों अफसरान जो फैक्ट फाइंडिंग के थे उनको OSD कर दिया गया। तो उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसी की बुनियाद पे केस आगे बढ़ना चाहिए था। तो मुझे ये केस से अनफॉर्चुनेट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया हुआ है, 5 रुकनी बेंचेस को देख रही है, लेकिन JIT की जो लास्ट जो प्रोग्रेस वो आई थी, वो भी मुझे मेरे नुक्ते नज़र से तो मायूस कुन थी, क्योंकि उससे तो बहुत ज़्यादा काम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने किया है। तो मुझे ये केस अनफॉर्चुनेटली बहुत आगे जाता हुआ पढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे नुक्ते नज़र से तो इस रिपोर्ट की बुनियाद पे जिस तरफ इशारे किए गए थे उनसे जवाब मांगना चाहिए था कि वो इस रिपोर्ट के बारे में उनका नुक्ता नज़र क्या है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो ये कह रही है, वहाँ से तो चीज़ आगे बढ़ती है, वरना वो चीज़ आगे बढ़ती रही है। जहाँ तक आपके इसका सवाल है, देखिए मुझे ये इमरान खान पिछले 10-11 महीने में, चाहे उन्हें वो इलेक्शन की सक्सेस हासिल हो रही हो नहीं हो रही हो, मैं सिर्फ इस पूरी 10 महीने को एक नुक्ता नज़र से देखता हूँ कि इमरान खान अपने वर्कर से कनेक्टेड नज़र आता है, वर्कर इमरान खान से कनेक्टेड नज़र आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि उसकी गवर्नमेंट, उस पार्टी की गवर्नमेंट बाहर कर दी गई है, लेकिन वो मुसलसल कोई ना कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो इमरान खान मुझे शुरू से इन एक्शन नज़र आ रहे हैं और गवर्नमेंट रिएक्शन में नज़र आ रही है, यानी गवर्नमेंट रिएक्ट करती है, एक्ट नहीं कर रही गवर्नमेंट। आज मेरा ख्याल है 10-11 महीने में ये उन्होंने पहली ऑस्टेरिटी जो भी उन्होंने चीज़ें सामने रखी वो रखी हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट, अगर महंगाई बढ़ती गई तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं आएगा। वैसे भी ये जो भी मेजर्स अनाउंस किए गए, इसका फाइनल इम्प्लीमेंट किस तरह होता है, किस तरीके से होता है, वो देखना पड़ेगा। ये काबीना कितनी जो है वो कम की जाती है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये ऑस्टेरिटी जो भी मेजर्स हैं, जो भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये चीज़ उतनी महंगाई जिस तरह, क्योंकि अगर दोबारा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी
दोबारा गैस बिजली की कीमतें बढ़ी और अब बिजली का बहरान जब आएगा गर्मियों में। नहीं, वो तो वजीर आजम ने आज रमजान खुद कहा है कि में- जब रमजान में बड़ी जल्दी कीमतें कंक्लूड हो रहा है IMF प्रोग्राम, और IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी, ये तो खुद उन्होंने बता दिया। कोई फिर आप देखिए ना इसके बाद इनके इस मेजर्स में क्या होगा। ठीक है शाह साहब, ये मुझे बताएं, ये मज़हर की बात बड़ी रेलेवेंट है कि जो भी है 11 सिंस अप्रैल खान साहब इज़ कनेक्टेड टू हिज वर्कर, कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया हुआ है, इंगेज किया हुआ है, जनाब ये मूवमेंट, कभी फलानी मूवमेंट, कभी चाहे वो साजिश अमेरिकन या नहीं है दूसरा, बट ही हैज केप्ट देम इंगेज। एक कांस्टेंट वो हाइप पे जा रहा है उनका बंदा। दूसरी तरफ हमने नहीं देखा हुआ, बिल्कुल वो डिसंगेज है, और उनके जितने बयानात होते हैं वो अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन वाले बयान होते हैं। मेरे वालिद पे ये हो गया, मेरे भाई पे ये हो गया, चचा ने कहा कि मेरे साथ ये हो गया, एंड देर कॉन्स्टेंट अबाउट देयर ओन पर्सनल थिंग्स इन एवरीथिंग। और मजबूरी है, महंगाई हो रही है, गवर्नमेंट जो डिसीजंस ले रही है, सब कुछ। तो क्या पॉलिटिकली इस वक्त मैदान सिर्फ इमरान खान ही फिर गर्म करके बैठे हुए हैं? और क्या अगर अब इलेक्शन हो जाते हैं, क्या PMLN के पास, क्या दूसरों के पास इतना टाइम है कि अगर ये इलेक्शन हो गए प्रोविंशियल फॉर एग्जांपल, या नहीं भी होते, आप नेशनल असेंबली के ले लें 6 माह 7 माह के अंदर, क्या इनके पास इतना टाइम है कि अब इनका वर्कर इतना चार्ज हो जाए, इतना खान साहब का सुपर चार्ज हुआ है? यार बात यह है कि आपको भी देखो, हम बुनियादी बात करें, हमारे मुल्क में तोहमत है कि यहाँ पर एक तहरीरी आइन है। तहरीरी आइन में तो अभाम नहीं होता ना, इसीलिए तहरीरी आइन है। अब उसकी कैसी कैसी तशरीहात निकल रही हैं, कभी सदर साहब कर रहे हैं, कहने जी गवर्नर करेंगे, इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं 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 मेरी तो इस तरह जिम्मेदारी नहीं, जब तक मुझे तारीख हमने नहीं देनी। भाई मेरे, जो बात आप संजीदगी से नहीं ले रहे हो, मैं आपको फोरवॉर्न कर रहा हूं कि इस वक्त खल्क़ खुदा को पैगाम ये जा रहा है कि पाकिस्तान में तहरीरी आइन नाम की जो चीज़ है उसकी कोई वक़्त नहीं। ठीक, वो एक अनरेवलिंग है, उसका मेरे और आपकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक। दूसरी बात यह है कि आप ये जिस हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, देखिए ना, एक तरफ तो इमरान खान साहब का अपना बयानिया है जो बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट कि उन्होंने उसको अलाइव रखा हुआ है, उसको ज़िंदा रखा हुआ है और बड़ी तवानाई से रखा हुआ है। उसके पीछे हमें यह भी पता है कि उस रखने में यह भी था कि उस बयानिए की कुव्वत थी कि जिस शख्स को मीर जाफर और मीर सादिक कहा, वो सदर अलवी साहब के साथ उनको ज़रा ओ जान दो पहलवान जी एडे गुस्से क्यों आए हो, वो भी करने चला गया क्योंकि उन साहब को अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी। अब बयानिया तो 2 कुव्वतों में होता है ना, एक मालिक का बयानिया है, एक नुसरत जावेद का बयानिया है। यहां पे एक तरफ मालिक साहब हैं, एक तरफ एक्सटेंशन की ख्वाहिश थी, तीसरी तरफ 13 जमातें जो हैं वो मिलकर एक भानुमती का कुंबा है, उनके अपने अपने बयानिए हैं, अपने अपने अहदाफ हैं, वो अपने पकौड़े तर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के बारे में वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रवैया ये रहा है, साफ खुल के बात करो कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। कि भाई साहब आपके पास वो जो नुस्खे थे जो मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए इस्तेमाल हुए, जिसकी वजह से गली गली में शोर मचा कर जी पूरा टब्बर चोर है, मैं नहीं कह रहा, मतलब ये, और नुस्खा साढ़े लिए भी इस्तेमाल करो, या क्या उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है? जब आप खुद सियासत न करें और दूसरों को कहें कि सर जैसे हमें किया था ना आपने मफलूज, क्या उन एन कर दो, तो फिर यही होगा जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और तुम ये नतीजे की अगर तवक्को रखते हो तो बड़े सादा आदमी हो, और मैं आपको इतना सादा हरगिज नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार में पार्टीज बैठी हुई हैं ये अभी भी चाहते हैं कि इनका बोझ पेज का दूसरा 1 पेज उठाए? एब्सोल्युटली, क्या बात कर रहे हो यार, सीधी सी बात है। अगर इतनी सी भी सियासत की समझ हो, आप 2 मकासद की वजह से बिठाए गए थे ना, या आपको तरगीब दी गई कि आज आइए। एक, आपके चकवाल से उभरे साहब जिनसे आपको बहुत डर लगता था वो कहीं चीफ ना बन जाए, वो फारिग हो गए। उसके बाद आपने यह भी शौक पूरा कर लिया कि वजीर आजम बन गए शहबाज साहब।
फिर आपने ये भी तारीख बना दी कि आपने अपनी पसंद के आर्मी चीफ भी लगा दिए। अब भैया IMF के साथ आपने मुल्क को दिवालिया बचाने की कहानी रह गई ना। अगर आपकी डील कामयाब हो जाती है, खड़े हो असेंबली में कहें जनाब मैं ये 2 मकासद, चाहे पहले ना कहें, उन्हें कहें कि जी मैंने इसलिए सारे ताने सुने कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था, अब IMF से हमने डील ले ली है, उसके बाद तो पॉलिसीज IMF नहीं बनानी है ना, तो इस पे कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है, खुदा हाफिज, लेट्स गो फॉर इलेक्शंस। ये है सियासत करनी, वो इन्होंने करनी नहीं है। चले मुझे वो हम बैठ के यहाँ पे बहस कर रहे हैं। वैसे इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये बड़ी बहस हुई रूलिंग सर्कल्स में कि सितंबर के अंदर, कि जब ये IMF का प्रोग्राम उस वक्त चल रहा था और सारी बातें कंक्लूड हो रही थी कि ये टाइम है आप इनके साथ रिव्यू करवाएं, 9th रिव्यू, और निकल जाएं। नहीं, उसके बाद 28 नवंबर का इंतजार था ना। क्या बात कर रहे हो यार, हाँ, सीधी बात करो। इस तो, बात में इसलिए नहीं आया कि नहीं मैं लाने ने तो लाला यार इधर उधर की आप बातों का वक्त नहीं है यार, खुदा। चले आगे एक बात करते हैं, क्या इस मुल्क की सियासत में IMF का अगर प्रोग्राम साइन होता है, जब इंशाल्लाह हो जाएगा हफ्ते 10 दिन में, अगर वो जो एक बारी वो साइड पे निकल जाता है तो क्या वो जमहूरियत को मजबूत करेगा या एक्चुअली कुछ और व्हील्स विद इन व्हील्स चल रहे हैं, क्या वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले मैं कुछ एक बात करके गया था कि IMF की ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। मज़र मैं आपसे शुरू करता हूँ, जब खान साहब की गवर्नमेंट आई 2018 में, तो जो कॉन्स्पिरेसी थियोरी चलती थी वो ये थी कि जी खान साहब को लाया गया है, और ये PMLN सारे लोग बातें करते थे कि जी मकसद ये है PMLN का होल्ड ख़त्म करो, ये पुराने जो से PPP है इनको फारिग करो, एक नया एरा अशर हो, बड़ी कॉपरेशन, 1 पेज वो पेज। फिर आ गया अप्रैल 2022, उसके बाद ये तासुर दिया गया कि जी उनको लाया गया है, इन तमाम लोगों को फैसिलिटेट किया गया है कि इमरान खान साहब का पता साफ़ करें, आप इकॉनमी ठीक करें, सब कुछ करें और चीज़ें आगे चलें। एक्सटेंशन तो बीच में कहीं रह गई ना, बिकॉज वो तो इमरान खान खुद कहते हैं कि मैं तो खुद कह दिया था कि अगर एक्सटेंशन का झगड़ा है तो तुम एक्सटेंशन ले लो। जनरल बाजवा को कहते हैं मैं कहता था, तो इसलिए वो इशू नहीं था। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो इतनी खामोशी है और इतने मुल्क में हालात ख़राब हैं, तो एक खामोशी है इंस्टीट्यूशन की भी जो लोगों को समझ नहीं आ रही, जिसको शाह साहब ने एक प्रोग्राम में हमारे कहा था, वो थियोरी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी जो है, वो उन्होंने दिमाग में डाल दिया लफ्ज़ कि वो ये मास्टरली इनएक्टिविटी है। अब एक नई कॉन्स्पिरेसी थियोरी चल रही है इस्लामाबाद में, तो वो ये है कि जी जब IMF का जब साइन होगा, एक्चुअली ये है डिसाइडिंग फैक्टर, और इसके बाद आप देखेंगे कि फिर अनरेबल चीज़ें होंगी, चीज़ें कुछ सामने आएंगी और फिर नजर आएंगे कि अदलिया कहाँ खड़ी भी है, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी भी, कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ एक प्राइमरी टास्क थी इस पॉलिटिकल सेटअप की जो इन्होंने डिलीवर करना था। क्या कुछ इस किस्म की चीज़ नज़र आती है? बिकॉज हमें एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अंधी पड़ी झुप्पा को कहते हैं कि जी अन्ना पे सब कुछ पता नहीं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, एक सेंस ऑफ सेंसलेसनेस है, डायरेक्शन लेस है, हुकूमत लगता है इफेक्टिव नहीं है, इदारे एक दूसरे से सारे लड़ रहे हैं और कोई भी इंटरवीन नहीं कर रहा। क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझ आ रही है आपको? देखिए मालिक, एक चीज़ समझ, मैं 30 अक्टूबर 2011 को जो है वो उस ज़माने में मैं एक्सप्रेस टीवी में होता था, मैं वो जलसा देखने गया था मीनार पाकिस्तान पर, और पुराने पॉलिटिकल वर्कर्स भी साथ थे जो वहाँ देखने आए थे, और मेरा वहाँ बिल्कुल ये अंदाज़ा था कि ये एक नया पॉलिटिकल वर्कर जो है वो जन्म ले रहा है, जहाँ फैमिलीज़ जो कभी भी इस तरह जुलूसों में उस तरह नहीं आती थी। हाँ 86 में ज़रूर देखा था हमने जब बेनज़ीर भुट्टो आई थी, तो वो एक नया वर्कर। फिर 2013 का जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ भी जो कराची में हमने देखा,
और उस वक्त भी MQM के लोगों से भी कहा, और ये आप यकीन करें कि MQM के अपने जो हार्डकोर एलिमेंट्स थे, उनके घर की फैमिलीज ने जाके PTI को वोट दिया था, और उन्होंने कहा कि हमारी फैमिलीज ने जाके PTI को वोट दिया, हमारे मना करने के बावजूद भी। इसको PMLN और पीपल्स पार्टी आज भी वो उसी दायरे में सिर्फ डिस्कस करते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमात है। हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, लेकिन वो पॉलिटिकल वर्कर तो इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ नहीं था। वो जो निकल के, जो हमने पोलिंग स्टेशंस पे देखा, जिन्होंने कभी भी वोट नहीं दिया था, वो गए और उन्होंने वोट PTI को दिया। शायद इस वजह से दिया, और बहुत से लोगों से बात करके ये हुआ कि जी हम जहां हमने 2 पार्टियों को आजमाया, एक पार्टी को और आजमा लें, उसमें क्या। तो वो बिल्कुल ऐसा भी वोटर था जिसने, जो अब ये कह रहा था कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर एक थर्ड ऑप्शन आ गया है। मेरा ख्याल है उसको ना PMLN उस तरह असिस्ट कर पाई और ना पीपल्स पार्टी उस तरह PTI के उस वोट बैंक को। देखिए आज जो इसहाक डार साहब ने बात की, और ये अच्छी बात है कि अगर वो ये करें, और शहबाज शरीफ साहब कि जो पिछले, उन्होंने कहा 2019 में जब हमने मुआहिदा किया था, और जो उससे पहले जो भी मुआहिदे हुए थे IMF के, वो सब के सब लोगों के सामने लाएं। पिछला मुआहिदा जो, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो वही पिछला मुआहिदा है जो PTI इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया, तो बताएं किसने दस्तखत किए थे, ताकि लोगों को बताएं। तो अभी तो सिर्फ आप ज़बानी जमा खर्च में बात कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट में सामने लाएं। इन्होंने, शौकत तरीन थे, उन्होंने दस्तखत किए थे, या XYZ जिसने भी दस्तखत किए थे, ये दस्तखत मौजूद हैं, ये इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन मानी थी, और हम मजबूर है क्योंकि स्टेट ने मुआहिदा किया था, लिहाजा हम उसे इंप्लीमेंट कर रहे। तब तो बात कन्विंसिंग लगती है। और फिर भी ये बात होती है कि ये सब जानने के बावजूद आपने क्यों हुकूमत ली? नहीं, लेकिन वो ये बातें ठीक है, मैं कुछ और बात पूछ रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या ये वंस हम ये रोड बम क्रॉस कर जाते हैं, साइन हो जाता है IMF का, क्या कुछ बड़े फैसले इसके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए मलिक, सीधी सी बात है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर अपना, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करती हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बड़ी तादाद में लोगों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए उन्होंने पिछले 10 महीने में इस्टेब्लिशमेंट पर इतनी खुलकर बात की जो इससे पहले कभी किसी ने बात नहीं की। बात होती थी, दबे अल्फाजों में बात होती थी, कभी कोई न्यूट्रल की तरफ, कभी कोई अंपायर की तरफ, कोई इस तरह बात होती। आज बात खुलकर हो गई है। आज बात बिल्कुल कैरेक्टर्स के नाम ले रहे हैं इमरान खान कि जी ये किरदार थे, सही या गलत, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आ रहा। आज अब दूसरी तरफ PMLN ने जजेस के नाम लेने शुरू कर दिए। तो इतनी चीज़ें खुल गई हैं कि अब आसान नहीं होगा इस्टेब्लिशमेंट को इन चीज़ों को ओवरराइड करना। इतना आसान नहीं होगा ये चीज़। यानी अगर इलेक्शन होते हैं, नहीं, हम तो ओवरराइड हमें पता भी नहीं कौन करता है कि नहीं करता। शाह साहब, आपको IMF का कोई टर्निंग पॉइंट नजर आता है? देखो भाई, अब जो पॉलिसीज़ हैं आइंदा 2-3 सालों में, दिवालिया से बच गए, अब आइंदा दिवालिया से बचने के लिए जो टाइमलाइन है और जो एग्जीक्यूशन, जो प्लान है, वो तो IMF का दिया होगा ना। उस पर आपने मक्खी पे मक्खी मारनी है ना। यू ओनली नीड सम टेक्नोक्रेट्स सिटिंग एंड के सर ये चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स हो गए। ठीक है जी, मुझे ये बताइए कि IMF का अभी हाल ही में मिस्र के साथ भी तो एक हुआ है ना प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम मुस्तकिल हुए चला जा रहा है। आगाज़ इसका हमारे एक अजीम इकोनॉमिस्ट जो पाकिस्तान की धरती और लाहौर की पैदावार है, जनाब रज़ा बाकर साहब ने किया था। मेरा आपसे एक मुख्तसर सवाल है कि मिस्र, जहाँ पर अरब स्प्रिंग भी आई थी और जहाँ पर तकरीबन 100 साल से अख़वानुल मुस्लिमीन नामी एक इंतहाई मुनज़्ज़म तंजीम भी मौजूद है, जिसने बादअज़ा जो है एक्सट्रीमिस्ट शेप भी अख्तियार की। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि क्या वहाँ नया वोटर नहीं है? क्या वहाँ सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं होता? वहाँ पर
IMF का प्रोग्राम एग्जीक्यूट किन के ज़रिए हो रहा है? जनाब अस्सीसी की हुकूमत के ज़रिए, क्योंकि बाकी लोगों पे एतबार नहीं। दूसरी एक और इंडिकेशन आपने शायद गौर ना किया हो, जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वो 9 मरतबा इस मुल्क के इंतहाई बाख्तियार सदर रहे। हमारी आंखों के देखी बात है। मैंने और आपने ये भी देखा है कि उन्होंने किन किन लोगों को नवाजा। आज बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो बने हुए हैं, उनकी याद में जो रेफरेंस होता है, खुदा के लिए उसे ऑर्गेनाइज करता है कराची का टॉप का बिजनेसमैन एंड ट्रेडर। याद है ना? ठीक, अभी चंद दिन पहले की बात है। सर अयूब खान साहब से लेकर आगे तक, क्योंकि ये कहा जाता है जी इकोनॉमी के इंजन जो हैं वो तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं साहब, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि साहब हमें तो अमन अमान चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, हमें तो हमें इस्तेहकाम चाहिए। बदकिस्मती से शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो ये ड्रामे मशहूर थे कि अरे साहब टॉप डाउन मॉडल है, टू हैंड्स ऑन का आलम ये है कि यार आपने ये कहा था ना कि ये मिनी बजट देना जरूरी है। जिस दिन ये मिनी बजट मंजूरी के लिए पेश होता है आप ईवान में मौजूद नहीं होते, आप रो पीट के उसको मंजूर करवा लेते हैं कोरम के बगैर या कोरम समेत, तो आप खड़े होकर शुक्रिया तक अदा नहीं करते। इतना तो आप ऑन कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, ना करो ना यार। उसके बाद आप जो हैं, कल आपने जो इस्तीफा मंजूर किया उसका एक सिर्फ पैगाम जाएगा, आप पसंद करो या ना करो, उसमें हकीकत हो या ना हो। कल को इमरान खान साहब पकड़े जाते हैं तो लोग कहेंगे जी आफ्ताब सुल्तान ने तो ऐसा वजह करके इस्तीफा देता। वो लोग भूल जाएंगे। नहीं, वो कल शुरू हो गया ना। कोई नहीं, वो कल शुरू हो गया ना, जब नैब ने कहा है कि वो आए अपनी अहलिया के साथ, तो लोग कह रहे हैं जी। लेकिन साथ ही आपने देखा होगा कि कहानी ये भी है कि जी आफ्ताब सुल्तान पे खाली पकड़ दकड़ी का दबाव नहीं था, कुछ चहीतों को छोड़ने का भी दबाव था। उसमें नाम लिए जा रहे हैं। ये मुझे बताएं, जिस तरह मजहर ने कहा है, तो अब सवाल ये उठता है शाह जी क्या वज़ीर आज़म साहब समझ आ गई, रजिस्टर हो गई है? नहीं, मेरा सवाल है, मैंने जो कनेक्ट किया है जनरल मुशर्रफ की याद इस वक्त आना और उस फंक्शन का ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ, ट्रायंगल बन गया ना। लेकिन मेरा सवाल, और जो मजहर ने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पूरा एक माहौल जनरेट तो कर दिया इमरान खान ने। जितनी इमरान खान ने डिबेट खोल दिया, कभी खुली नहीं हुई थी, ऑन एयरवेज भी नहीं खुली थी। मतलब कि इमरान खान को जितना मर्जी आप कहें उनकी ये कॉन्ट्रडिक्शन है, उनकी ये कॉन्ट्रडिक्शन है, उन्होंने बाकियों को भी बिल्कुल जो है कहते हैं ना हमाम में नंगा करके खड़ा कर दिया है हर बंदे के बारे में। इसलिए ये एक बड़ा चेंज एनवायरनमेंट है। अब क्या स्टेबिलिटी का रास्ता सिर्फ इस तरह होगा कि इंस्टीट्यूशन और इमरान के दरमियान में कोई स्टेबिलिटी आए, कि इमरान के बगैर भी स्टेबिलिटी हो सकती है? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इस वक्त आज़ादी के इस मौसम में जिसका तुम जश्न मना रहे हो, वो नारा दोहरा सकूं जो मैंने 19 अप्रैल 1977 में मुस्लिम मस्जिद के नीचे सुना था, जब लाहौर को फौज के हवाले कर दिया गया। उसमें ढाका का जिक्र था, बस मैं इतना कह सकता हूं। तो इसलिए छोड़ो, जज्बात उस वक्त भी बहुत बेतहाशा थे, जज्बात मेरे भाई जलियांवाला बाग के दौरान भी बहुत ही ज़्यादा थे। मसला ये था कि सोशल मीडिया नहीं होता था और ये टीवी पे मजा जो बेसिकली शाह साहब कह रहे हैं ना कि आपका आर्गुमेंट बड़ा अच्छा है, लेकिन मोनोपोली ऑफ पावर, लेकिन ओवररेटेड है। उस एलिमेंट पे जितना आपका भरोसा इनके ख्याल में ओवररेटेड है। इनकी मोनोपोली ऑफ पावर और मास्टर लीन एक्टिविटी को कंबाइन कर लिया जाए तो बड़ी खतरनाक तस्वीर बनती है मजहर। ये मजहर कब का हमें सुर्ख जन्नत बना के दे चुका होता। मजहर क्विकली लास्ट 2 मिनट्स। देखिए मालिक, मसला ये है कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ रही है। कोई एक मौका नहीं है वो जब डेमोक्रेसी होती है। ये इमरान खान तो यहाँ तक कहते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर आर्मी चीफ जाके बिजनेस कम्युनिटी से मिल लेता है। ये कहा है ना इमरान खान ने, इसलिए कि उस वक्त तक जनरल बाजवा से गुडी रिलेशनशिप थी, तो इसलिए हर चीज़ ठीक थी। बाद में अब उन्हें ये हो रहा है कि नहीं, ये इंटरफेरेंस थी। तो बिजनेस कम्युनिटी हमेशा से इसी अंदाज में सोचती है, चाहे डेमोक्रेसी हो नहीं हो।
आपने अगर फर्ज करें कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन लेते हैं तो वो सबसे बड़ा टेस्ट होगा इमरान खान का और पीडीएम का। चलो लेट मी आस्क अ वेरी सिंपल थिंग, क्या आपके ख्याल में इमरान और इंस्टीट्यूशन की बातचीत हुए बगैर मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। अनसर्टेनिटी रहेगी, गैर अच्छा जी, आपसे भी आखिरी सवाल जी। आपने बैठ के बात करनी ही है। आएगी नहीं, लेकिन एक फरीक बात करने को तैयार नहीं है। एक फरीक बात करने को, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ एक फरीक बात करने को तैयार फरीक से हम तो नहीं करवा सकते बात। नहीं आएगी, लेकिन एक फरीक बात करने को तैयार नहीं है। तो फिर तो नहीं आएगी ना, फिर तो ये कि बात शुरू हुई थी, ये चीजें तो चलती रहेंगी नाज़रीन। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया मज़हर, बहुत शुक्रिया शाह साहब। बात शुरू थी अरशद से, मेरे कहा ख़त्म भी अरशद पे करें। कुछ पिक्चर्स हम देख रहे थे, अरशद मेरे एक शो में आए हुए थे, बहुत शोज़ में आता था अरशद, लेकिन वो एक पिक्चर निकल आई फरवरी 2020 की। अरशद की बर्थडे थी उस दिन, 22 तारीख थी, तो हमने वहीं फ़ौरन एक केक मंगा लिया, हमने काटा। अभी पिक्चर ये आप देख रहे हैं मेरे ऑफिस में, तो हम भी मेरे ऑफिस में था और बड़ा उस दिन हंसी मजाक चल रहा था। कल रात को भी हम बहुत से कुछ दोस्त इकट्ठे हुए और वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। और फ़र्क सिर्फ ये था कि उस वक्त अरशद हमारे साथ था, आज हमारे साथ फिज़िकली नहीं है लेकिन है। एंड में थोड़ी सी एक दो चीज़ें उसकी छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें से एक दुआ कीजिए कि सिर्फ इंसाफ हमें मिल जाए अरशद के मामले में, क्योंकि ये खाली अरशद की ज़ात का मसला नहीं है, ये एक पूरा आइडियल है। अगर अरशद को इंसाफ ना मिला तो शायद इस मुल्क में कोई भी बोल्ड तरीके से बात करने से हमेशा के लिए डरना चाहे, और ये हम पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं करते।